आज अपन टारगेट नीट माइनर टेस्ट जो 7 है उसको देखने जा रहे हैं। उसके सॉल्यूशन को अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है 136 नंबर आपके पेपर का लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू फेनिलकेटोयूरिया। तो ये एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म की। हाँ, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ऑटोसोमल रिसेसिव प्रॉब्लम रहती है ये, जिसमें अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। तो ये सही है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट नहीं, ये सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो वैसे ये हो गया, ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट लिखा है, अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये बात एकदम सही है। और फेनिलएलानिन इज accumulated and converted into फेनिल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स जो कि होते हैं, देन वो यूरिन के अंदर डाले जाते हैं। तो ये एक अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ही पूछा अपने से, तो बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है और इसमें पूछा अपने से कि डिजीज इन विच अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, दिस डिजीज इज। तो सबसे पहले अपने को उस डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो ब्लड से रिलेटेड हो, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता हो। तो वो होती है हीमोफीलिया। ओके, और हीमोफीलिया एक क्या है, रिसेसिव एक्स लिंक डिसऑर्डर है। क्या है, रिसेसिव एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। वाई लिंक्ड ये तो हो गया, एक्स लिंक डोमिनेंट ये भी गलत है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है ना, एक्स लिंक क्या है, रिसेसिव है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो थर्ड है, ड्यू टू सब्सटीट्यूशंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन 6th पोजीशन। ये तो आपको पता है, ये वाला सिकल सेल एनीमिया के लिए होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजिनी। तो हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव है। तो फीमेल के अंदर एज ए कैरियर जो रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन वो उस जीन को लेके जाएगा। लेकिन मेल के अंदर तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो एक भी एक्स, यदि कैरियर वाला भी एक्स आ गया तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, डिजीज़ कर देगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, जैसे फीमेल के अंदर ये वाली कंडीशन है एक्स सी एक्स, ये कैरियर वाली कंडीशन है। और मेल के अंदर होता है एक्स वाई। ओके, तो यहाँ एक्स सी कंडीशन होगी तो कैरियर हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स होगा तो नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स सी आ गया और वाई आ गया, तो यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी अफेक्टेड है। तो मतलब ये जो मेल होगा वो क्या होगा, डिजीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ आंसर है वो बाकियों से सही है। तो अपन फोर्थ आंसर करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन फिगर। तो ये किसका है, ये है मुर्गे का। ठीक है, और मुर्गे के अंदर अपन देखें तो जो रहता है जीनोटाइप, वो रहता है जेड जेड टाइप का। जबकि जो मुर्गी होती है ना, उसके अंदर रहता है जेड डब्ल्यू टाइप का। तो यहाँ पे तो ये मुर्गा दे रखा है, तो ये जेड जेड है। तो अब इसके बारे में अपने को देखना है कि ये क्या इसके लिए क्या राइट होगा। तो लिखा है, इट्स जीनोटाइप इज रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस जेड डब्ल्यू। ए तो इसके ऑटोसोम को रिप्रेजेंट करा है, जेड डब्ल्यू नहीं है। ये तो मुर्गी के केस में होता है। तो ये तो मुर्गा है, तो यहाँ जेड जेड आना चाहिए। तो ये गलत हो गया ना। फिर लिखा है, इट प्रोड्यूसेस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स। यस, क्योंकि ये जेड जेड है। यदि मैं इसके अभी जीनोटाइप देखूँ, मान लो ए दो ऑटोसोम्स के पेयर हो गया ना, और ये जेड जेड हो गया। तो इसके यदि गैमेट्स बनेंगे, यदि मैं टाइप ऑफ गैमेट्स इसमें देखूँ, तो इसमें ए प्लस जेड और ए प्लस जेड।
तो दोनों क्या है, सेम टाइप के ना, तो सिंगल टाइप के अपने को यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे गैमेट्स देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। इट हैज़ वन मोर क्रोमोसोम देन फीमेल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज़ हैप्लॉइड बट इट्स फीमेल इज़ डिप्लॉइड, ना ऐसा भी कुछ नहीं है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, 138 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, इसके अंदर अपने को चूज द इनकरेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुपिंग। इसमें इनकरेक्ट को अपने को चूज करना है। तो यहाँ पे अपने को पेरेंट का ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी और ओ। एक पेरेंट है जिसका ए बी है ब्लड ग्रुप, और दूसरा है ओ वाला। और इसमें लिखा है नेक्स्ट जीनोटाइप ऑफ प्रोजिनी में बी आई ए आई बी, और फिनोटाइप ऑफ प्रोजिनी ए बी। अब इसको चेक करना पड़ेगा सब में। तो आप यदि ए बी और इसका ये क्रॉस करवा के देखोगे तो मान लो ये ए और ये बी वाला है, और यहाँ पे मान लो ओ वाला है, तो ओ ओ के केस में आएगा। तो ए ओ, ए सॉरी बी ओ, फिर उसके बाद में ए ओ, और फिर बी ओ। तो जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, आई ए आई ओ, या फिर बनेगा आई बी आई ओ, ये बनेगा। ए बी कभी नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और इसका फिर फिनोटाइप देखें तो इस केस में ए हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही गलत है। बाकी को आप चेक कर सकते हो, बाकी को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको ये जीनोटाइप। चलो एक बी वाला मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। जैसे यहाँ पे ए बी है, तो ए किस फॉर्म में हो सकता है, या तो आई ए आई ओ हो सकता है, या फिर हो सकता है आई ए वाला हो सकता है। इसी के साथ में आई बी आई ओ वाला हो सकता है, या आई बी आई बी वाला हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखें तो ए बी आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो बी आ जाएगा क्योंकि बी ओ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ए ओ आएगा तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे ओ ओ आएगा तो ओ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अपने को ए बी वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये जीनोटाइप अपने को देखने को मिल रहा है, और इसके साथ में ये फिनोटाइप भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर भी कि ये कुछ ऐसा रिलेशन अपने को मिल जाए इसमें। बाकी सी में भी ऐसा देखने को मिलेगा, और डी में भी आप ऐसे क्रॉस करवा के देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जीनोटाइप होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर अपन करेंगे ए। ए जो है वो एकदम गलत है। किसी भी कंडीशन के अंदर ए बी नहीं मिलेगा अपने को, या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 140, ड्यूरिंग पेडिग्री एनालिसिस कंसेंगुइनसली मैटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो देखो जब अ, ये जो होते हैं ना, भाई भाई और ऐसे भाई बहन और ऐसा कुछ, हाँ एकदम रियल, तो उस केस में अपन ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। डबल बार लगती है इनके बीच में, यानी ये सगे भाई बहन जो होते हैं ना उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही है रक्त जिसको अपन बोलते हैं, जिनका सेम ब्लड ग्रुप, ब्लड हो सॉरी। 141 की यदि अपन बात करें तो इसमें लिख रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट दे रखा है टर्नर सिंड्रोम इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, और नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम इज caused due to the absence of one of the X chromosome in human female, that is X44 plus XO। तो अपन यदि यहाँ पे बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 44 प्लस एक्सओ वाली कंडीशन आ एक्स जीरो वाली कंडीशन आती है। यानी यहाँ पे कोई एक्स क्रोमोसोम या कोई वाई क्रोमोसोम नहीं आता है, तो नल कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, है ना। तो नल कंडीशन, अब आपको पता है कि एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेलनेस को बढ़ाते हैं, ठीक है, जबकि वाई क्रोमोसोम होता है वो मेलनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो फीमेलनेस अच्छी खासी होती है, लेकिन यदि एक रिड्यूस हो जाएगा तो फीमेलनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो इस केस के अंदर फीमेल जो फीमेल की जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, फीमेलनेस कम हो जाती है।
रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मेलनेस आने लग जाएगी, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। बी वाला एकदम सही है, क्योंकि उस कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है टर्नर सिंड्रोम में। तो इसका आंसर अपन करेंगे, ओनली बी जो है वो राइट है, तो डी इसका आंसर अपन कर देंगे। ठीक है। 142, 142 के अंदर देखा है, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपने को ये देखना है इनमें से कौन कौन से तीन ऑप्शन, तीन टेबल में दे रखे हैं, उसमें क्या क्या सही है ये देखना है। तो पहला है फर्स्ट क्वीन, फीमेल और डिप्लॉयड, एकदम सही है। जो क्वीन होती है वो 2n होती है और फीमेल होती है, एकदम सही है। वर्कर की यदि बात करते हैं तो वो फीमेल होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और ये होते कैसे, स्ट्राइल होते हैं, स्ट्राइल, क्लियर। और जो ड्रॉन होते हैं वो मेल होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है, बाकी गलत है। तो बी जो आंसर है वो अपना राइट होगा, 142 का बी। 143 की अपन बात करते हैं। तो इसमें लिख रखा है, एक डायग्राम दे रखा है जिसमें यहाँ पे एक क्रोमोसोम दे रखा है, और ये इसका सेंट्रोमियर है, और ये इसकी आर्म्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ जीन के सीक्वेंस बता रखे हैं। अब ये जो है इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाता है, 1 2 फिर 6 5 आ गया, और 4 3 7 8, यानी यहाँ पे जीन सीक्वेंस चेंज हो गया है इस सेंट्रोमियर के अराउंड। ओके, तो इसमें बताना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले जब जीन का सीक्वेंस वगैरह जो होता है, ठीक है ना, वो रिवर्स हो जाए, है ना, वो भी किसकी वजह से, सेगमेंट्स की वजह से, ठीक है ना। सेगमेंट रिवर्स होने की वजह से यहाँ पे अपने को जो प्रोसेस देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन की बात करें तो एक ऑप्शन है यहाँ पे फोर्थ वाला। अब यहाँ पे देखो एक पेरीसेंट्रिक वर्ड भी आया है। तो पेरीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पेरीसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है ना, तो उस सेंट्रोमियर के पास में, जो मतलब ये जैसे सेंट्रोमियर है, तो इसके आसपास इसके जो मतलब पेरीसेंट्रिक का मतलब होता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो, इंक्लूड हो, ठीक है। तो इस सेंट्रोमियर के आसपास यदि एंड्स पे ब्रेकेज हो और दोनों आर्म्स पे हो, उसके साइड की दोनों आर्म्स से ब्रेकेज हो करके, और उसमें अपने को इन्वर्जन देखने को मिले, तो ऐसे इन्वर्जन को अपन क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन देखने को मिलते हैं, कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। देखो जैसे यहाँ पे ये यहाँ से कटा इस आर्म पे, और यहाँ पे ये यहाँ से कटा, ठीक है, और फिर क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया। तो इसलिए अपने को यहाँ पे 1 2 6 5 देखने को मिला, और यहाँ पे 4 3 देखने को मिला। तो सेंटर के अराउंड दोनों आर्म्स के अंदर ऐसा हुआ है, इसलिए इसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। जबकि जो पैरासेंट्रिक वर्ड जो होता है उसके अंदर अपन सिर्फ एक सिंगल आर्म को इन्वॉल्व करते हैं, दोनों आर्म्स जो क्रोमोसोम की है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पैरा और पेरी सेंट्रिक का मीन क्या है। और इन्वर्जन आपको पता है कि रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, सेगमेंट रिवर्स हो जाते हैं एंड टू एंड, क्लियर। तो इसका अपन फोर्थ कर देंगे, 143 का फोर्थ। 144 की अपन बात करते हैं, तो लिखा है इन ह्यूमन बींग्स सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन। तो सेक्स क्रोमोसोम तो हर एक सेल के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना, तो एवरी सेल ऑफ बॉडी, तो ये आपको ध्यान में रखना ही है, क्लियर। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं 145 की। तो लिख रखा है विच सिंबल ऑफ पेडिग्री इज करेक्टली मैच। ओके, तो यहाँ पे ये फीमेल का है, तो फीमेल का ऐसा सिंबल नहीं होता, फीमेल का तो ऐसा होता है। अच्छा, ये सिंबल किसका दिया गया है, ये अनस्पेसिफिक के लिए है, ठीक है ना। तो अनस्पेसिफिक होता है, कुछ पता नहीं होता, उसके लिए अपन ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद में हाँ, अनस्पेसिफिक सेक्स जो होता है उसके लिए। फिर उसके बाद में ये अपन देखें तो 5 का मतलब क्या है, या अफेक्टेड लिखा है, अफेक्टेड नहीं होगा, अनअफेक्टेड होगा, ठीक है, अनअफेक्टेड, तब ये राइट हो जाता। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। फिर लिख रखा है जो थर्ड है उसमें लिख रखा है अफेक्टेड मेल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज।
ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जो ऑटोसोमल रिसेसिव वगैरह होता है ना, उसका हेट्रोजाइगस कंडीशन को, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैंने आपको बताया था, जो सेम ब्लड वाले होते हैं उनके बीच में जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन देखें 146 की। तो 146 के अंदर दे रखा है, फाइंड आउट द जीनोटाइप्स ऑफ फादर एंड मदर। तो जब आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये कंडीशन जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक तो ट्रेट जनरेशन छोड़ के मिल रहा है, तो होगा तो ये कैसा, रिसेसिव टाइप का। यहाँ पे अपन जनरल देखें तो हाँ, ये रिसेसिव टाइप का ही है। इसके अंदर अपन देखें तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए और ए आएगा। ओके, ये रिसेसिव टाइप का है। रिसेसिव टाइप में दोनों जब रिसेसिव आएंगे तभी क्या होगा, और ऑटोसोमल है, तो ये रिसेसिव ऑटोसोमल है। तो इसीलिए जब भी अपने को कोई ट्रेट जनरेशन छोड़ के देखने को मिलता है, चाहे वो सेक्स लिंक्ड हो चाहे वो ऑटोसोमल हो, वो कैसा होता है, रिसेसिव होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो कोई भी डिजीज नहीं है, लेकिन यहाँ इस जनरेशन में अपने को डिजीज देखने को मिल रही है, तो ये तो तय हो गया कि ये रिसेसिव है। देन उसके बाद में अब इसमें कहाँ पे डिजीज होगी, डिजीज तभी होती है जब दोनों रिसेसिव साथ में आए। तो यहाँ पे देखो डिजीज नहीं है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। यहाँ पे डिजीज नहीं है तो यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पे डिजीज है तो यहाँ होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ डिजीज नहीं है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहाँ होमोजाइगस, और यहाँ पे हेट्रोजाइगस। तो जहाँ पे भी डिजीज होगा वहाँ होमोजाइगस और रिसेसिव होगा, जबकि जहाँ पे डिजीज नहीं है वहाँ पे हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर डिजीज नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, सी आंसर, क्लियर। 147 की यदि अपन बात करें तो इसमें अपने को करेक्ट मैच करना है 147 के अंदर। तो देखो क्या है क्या नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का दे रखा है 47 प्लस एक्सेस। भैया 47 कैसे होता है, 47 तो नहीं होता, 44 ही होता है। फिर एक्स एक्स वाई लिखता तो ये करेक्ट होता। और फेनिल कीटोयूरिया, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। टर्नर सिंड्रोम है तो ये एकदम सही है, और बोथ फर्स्ट एंड थर्ड तो हो ही नहीं सकता, तो अपन थर्ड करेंगे। ओके, 148 की बात करते हैं तो लिख रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स possess 47 क्रोमोसोम। तो 47 क्रोमोसोम तो एक तो क्लाइनफेल्टर कंडीशन में अपने को देखने को मिलता है, कैसे होता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, क्लियर। जबकि डाउन सिंड्रोम में अपन देखें तो ट्राइसोमी हो जाती है 21 की, 21 21 और 21, क्लियर। तो उस केस के अंदर भी अपने को 47 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन बोथ सेकंड और थर्ड करेंगे, क्लियर। 149 की यदि अपन बात करें तो लिख रखा है, while solving the problem of sex determination in large number of insect, it was observed that all eggs lack sex chromosome, some of the sperm bear the X chromosome, all eggs as well as sperm bear the X chromosome and some of the eggs bear the X chromosome। इसको थोड़ा समझो। आपने इंसेक्ट के अंदर एक कंडीशन देखी होगी, जो फीमेल रहती है उसके अंदर कंडीशन रहती है एक्स एक्स, ओके। तो जो मेल रहता है उसके अंदर एक्स जीरो वाली कंडीशन, आपने एक्स नल वाली कंडीशन, ठीक है ना। एक्स जीरो मतलब यहाँ एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ये नल है, ठीक है, नल, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं। तो अब इससे अपन गैमेट बनाए, जैसे यहाँ फीमेल से गैमेट बनाते हैं, तो फीमेल के गैमेट में क्या होगा, एक्स होगा, 50% पे एक्स होगा, और यहाँ पे दूसरा जो 50% होगा उसमें भी एक्स होगा। तो एक्स तो क्रोमोसोम आएगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं, क्या है, ये गैमेट फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं,
जब मेल का गैमेट बनेगा तो उसमें 50% में तो एक्स होगा और 50% में एक्स नहीं होगा। क्लियर? तो अब इसके अंदर अपन देखते हैं ऑल एक्स लैक सेक्स क्रोमोसोम। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी गैमेट्स बनेंगे उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा जो कि एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये तो क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, नहीं, ऑल एक्स लैक सेक्स क्रोमोसोम, तो लैक नहीं होता, होता है ना 50 दोनों, मतलब 100% एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, तो ये गलत हो गया। क्लियर? फिर लिखा है सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम, यस 50% जो होंगे वो एक्स रखेंगे और 50% एक्स नहीं रखेंगे, तो ये एकदम सही लग रहा है। फिर लिखा है ऑल एक्स एज वेल एज स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम, नहीं, जो फीमेल के जो एग्स बनेंगे उसमें तो 100% एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि मेल के अंदर 50% में एक्स क्रोमोसोम होगा, 50 में नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लिखा है सम ऑफ द एक्स बियर द एक्स क्रोमोसोम, ऐसा भी नहीं है, 100% जो एक्स होगा उसमें एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, तो आप उसका 149 का बी करोगे। क्या 150 का देखते हैं, दे रखा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में लिख रखा है, ये हेटरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन है। तो आपको पता है कि जो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, और उसके अंदर जब हीमोग्लोबिन HbA होता है, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और जब HbS होता है तो वो क्या होता है, जो डिजीज होता है, डिजीज। ठीक है, अब यदि HbAA कंडीशन है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, HbA और HbS है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन वो डिजीज तो नहीं होगा लेकिन कैरियर तो होगा। और यदि HbS और HbS है तो वो डिजीज कंडीशन है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर को अपन सेट कर देंगे। तो देखो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS आर अपेरेंटली अनअफेक्टेड, नहीं, वो तो डिजीज हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल एग्जिबिट सिकल सेल ट्रेट्स, यस उसके पास ट्रेट्स तो होगा ही हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, यानी ये वाली कंडीशन के अंदर, ये वाली कंडीशन में, तो ये आंसर सही लग रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आर अफेक्टेड एज वेल एज कैरियर, नहीं, हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, वो अनअफेक्टेड होते हैं लेकिन कैरियर होते हैं। और होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbA शो द डिजीज फिनोटाइप, नहीं, वो तो नॉर्मल कंडीशन होती है, तो इसलिए अपन इसका आंसर क्या करेंगे, आंसर सेकंड कर देंगे। नेक्स्ट है 151, इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ में मैच करना है, तो करो मैच। लिख रखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, तो इसका थर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद में लिख रखा है प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट, उसको अपन एक्टिन कहते हैं, तो इसमें फोर्थ आ जाएगा। प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट को अपन मायोसिन यानी सेकंड आ जाएगा। और द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज H जोन, तो इसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा। तो 3 4 सेकंड फर्स्ट, 3 4 सेकंड फर्स्ट जो है वो फोर्थ ऑप्शन में है, आप फोर्थ ऑप्शन इसका कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें मैच द कॉलम, एक और आ गया मैच द कॉलम का। ठीक है, और उसके अंदर अपने को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ मैच करना है, तो करो मैच। सिलियरी मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, वहाँ पे जो ओवा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिलियरी मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे अपन सेकंड करेंगे। फिर मस्कुलर मूवमेंट जो है वो कहाँ पे होता है, टंग वगैरह में होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा। फ्लेजिला मूवमेंट, स्पर्म के अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, तो फोर्थ हो जाएगा। और अमोबॉइड मूवमेंट जो होती है वो अपने बॉडी के अंदर मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट में होती है, तो थर्ड हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ये आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। ठीक है, तो ये आपका 152 का थर्ड हो जाएगा। अब 153 की यदि अपन बात करते हैं,
तो ईच ऑर्गेनाइज्ड skeleton muscle in our body is made up of a number of held together by a common collagen connective tissue called. तो मसल्स बंडल्स आपस में जो फेसिया होते हैं, फेसिया कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं और बंडल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो यहाँ पे ए और इसको बी बोल देता हूँ, तो ए वाली जगह पे तो आ जाएगा मसल बंडल और बी वाली जगह पे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आ जाएगी जिसको अपन फेशिया बोलते हैं। ये फेशिया जो है मसल्स जो फाइबर्स वगैरह होते हैं उनको बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और ज़्यादा आप करेक्ट इसको और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम के साथ में, वहाँ आप देख सकते हो। 154 की यदि अपन बात करते हैं तो 154 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मसल फाइबर ऑफ स्केलेटन मसल। तो आपने स्केलेटन मसल के बारे में देखना है क्या दे रखा है और इनकरेक्ट बताना है। तो द थिन फिलामेंट एक्टिन आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन। आपने एक स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको सार्कोमियर बोलते हैं उसके बारे में सुना होगा। तो बीच में तो मायोसिन के फिलामेंट होते हैं जो कि थिक होते हैं, ये थिक फिलामेंट, मैं इसको थिक बना देता हूँ, क्लियर। और साइड से क्या लिखते हैं, एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, ओके। और ये जो लाइन है वो जेड लाइन है, जेड लाइन, ये एक सार्कोमियर का डायग्राम मैंने बनाया है, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है द थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन। तो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट जो कि जेड लाइन से अटैच है, एकदम सही है। और ये मायोसिन फिलामेंट है, जो थिक है वो मायोसिन है, क्लियर। तो ये राइट हो गया। फिर लिखा है द थिक फिलामेंट मायोसिन आर हेल्ड टुगेदर इन मिडल ऑफ ए बैंड बाई अ थिन फाइब्रस फिलामेंट कॉल्ड द एम लाइन। यस, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 20 वाला है वो मायोसिन प्रोटीन से मिलके बना है और इसको अपन क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। जहाँ पे मायोसिन होती है वो ए बैंड होता है और जहाँ पे एक्टिन देखने को मिलती है वो आई बैंड होता है। तो आधा आई बैंड इधर और आधा आई बैंड अपने को इधर देखने को मिलता है। और बीच की जो लाइन होती है उसको हम मीजोग्राम लाइन बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। तो ये एकदम सही है। फिर उसके बाद लिख रखा है द आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। तो ये सही है, पहले एक्टिन आएगा फिर मायोसिन आएगा फिर एक्टिन आएगा फिर मायोसिन आएगा, ऐसे चलता रहेगा, तो ये भी सही है। एच जोन शो ओवरलैपिंग ऑफ द थिन एक्टिन एंड थिक मायोसिन फिलामेंट। तो ये जो होता है वो ओवरलैपिंग को नहीं शो करता है। एच जोन सिर्फ वहाँ बनता है जहाँ पे ये जैसे ये वाला पोर्शन है जहाँ पे ओनली क्या है, मायोसिन देखने को मिलती है। और वो भी एच जोन कब, जब मसल्स रिलैक्स कंडीशन में हो। यदि मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है तो एक्टिन फिलामेंट पास पास आ जाते हैं जिससे एच जोन शॉर्ट हो जाता है और वहाँ पे उस एच जोन की जगह पे एम लाइन बन जाती है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे ओनली मायोसिन प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए अपने को इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, तो डी अपना आंसर होगा। 155 की यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसमें से बताने हैं ये 5 स्टेटमेंट लिखे हैं कि हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू एक्टिन और मायोसिन। इसमें से कितने एक्टिन के लिए है और कितने जो है वो मायोसिन के लिए। तो फर्स्ट दे रखा है फ्री एट वन एंड एंड आर जॉइन टू जेड लाइन एट अदर एंड। तो अभी अपन ने देखा था एक ऐसा डायग्राम बनाया था और उसके अंदर ये जेड लाइन थी और यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट बनाए थे और इनके बीच में यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट थे। तो यहाँ पे ये जो है वो ये जो है वो एक्टिन के लिए है, क्लियर। फिर लिखा है डू नॉट स्लाइड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मायोसिन के लिए, क्योंकि मायोसिन फिक्स रहता है, मायोसिन जो ए बैंड रहता है वो फिक्स रहता है। फ्री एट बोथ एंड, मायोसिन जो है दोनों एंड पे फ्री है, आप देख रहे हो तो इस डायग्राम में ये मायोसिन है, मायोसिन का, और ये एक्टिन फिलामेंट्स, ओके, ये अटैच रहते हैं। और ये जेड लाइन अभी रिसेंटली पीछे वाले क्वेश्चन बताया। कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटीन एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये ध्यान रखना जो ये बैंड होता है ना
एक्टिन फिलामेंट जो होता है उसमें जिसको अपन आई बैंड बोलते हैं, आई बैंड जो रहता है उसमें 3 तरह की प्रोटीन रहती है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये तीनों प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है तब जाके एक आई बैंड बनता है, या यूँ कह सकते हैं कि एक्टिन फिलामेंट बनता है। क्लियर? तो ये जो है वो एक्टिन के लिए है, और क्रॉस ब्रिज जो है वो मायोसिन पे बनता है, तो ये मायोसिन के लिए है। तो जो फर्स्ट और फोर्थ है वो एक्टिन के लिए है, और बाकी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो है वो मायोसिन के लिए। तो 2 स्टेटमेंट एक्टिन के लिए और 3 स्टेटमेंट मायोसिन के लिए। बी अपना आंसर हो जाए। क्लियर? 156 की अपन बात करते हैं, लिखा है वाइट मसल फाइबर। फर्स्ट ऑप्शन है डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ फॉर एनर्जी। सेकंड है accumulate lactic acid in good amount during heavy exercise. Both first and second and require more time to get fatigue than red muscle fiber। नहीं, देखो जो वाइट मसल्स फाइबर होती है उसमें मायोग्लोबिन कम होता है, उसके कारण उसमें एनारोबिक प्रोसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, और एनारोबिक प्रोसेस होगा तो लैक्टिक एसिड भी बनेगा। तो बोथ फर्स्ट और सेकेंड जो है इसके लिए राइट होंगे। नेक्स्ट अपन देखें 157 की। तो 157 लिख रखा है विच वर्टिब्रा हैज द ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो आपको पता है जो एक्सिस होती है उसके अंदर ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, और एक्सिस जो है वो सेकंड वर्टिब्री होती है, उससे पहले एटलस होती है, और एटलस एक्सिस के साथ में मिलकर के नो जॉइंट बनाता है। तो जो अपन कह सकते हैं कि जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो क्या रखती है, ओडोंटॉइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन 158 की बात करते हैं। तो 158 के अंदर दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। या तो अपने को इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट वर्टिब्री इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। नहीं, एक्सिस नहीं होती, एटलस होती है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। द नाइन्थ एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। गलत। 11th और 12th पेयर जो रिब्स होती है उसको फ्लोटिंग बोलते हैं। ये तो कौन सी होती है, फॉल्स रिब्स में आती है। ठीक है, लिखा है ग्लिनोइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। नहीं, वो ग्लिनोइड नहीं होती है। ग्लिनोइड तो कहाँ होती है, शोल्डर में प्रेजेंट होती है, स्कैपुला, जहाँ पे अपनी ह्यूमरस का हेड आकर के आर्टिकुलेट होता है। और एसिटाबुलम होती है थाई के लिए। और पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंट बाय द फाइब्रस जॉइंट। यस, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्कल की जो बोन होती है वो आपस में जो फाइब्रस सूचर्स होते हैं उसकी हेल्प से वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो जो फोर्थ आंसर है इसके लिए करेक्ट है, अपने को करेक्ट बताना था। ए, बी और सी इनकरेक्ट, डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 159। तो 159 के बारे में बता रखा है, इसमें से अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो लिख रखा है द स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रेशन। ये एकदम सही बात है। किडनी स्टोन्स इज फॉर्म्ड बाय द कैल्शियम ऑक्सलेट, ये भी करेक्ट है। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इन द एट्रिया कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। यस, ये भी है, एंटी नेट्री यूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है, सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। करेक्ट है। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज टू लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला। देखो ऐसे टाइप के नेफ्रॉन जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले प्रोमिनेंट हो और मेडुला तक जाता हो उसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, और उनका अमाउंट लगभग 15 से 20% ही होता है। ठीक है ना, अपने बॉडी में 15 से 20% ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। बाकी मेजोरिटी की बात करें तो 80 to 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जिनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता और वो मेडुला तक नहीं जाता है। तो मेजोरिटी की बात करते हैं तो उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, तो अपना आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट चूज करना है अपने को। 160 की यदि अपन बात करते हैं तो लिख रखा है विच वन इज रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली इन द नेफ्रॉन।
तो आपको बताया होगा एक ट्रिक के थ्रू जनक उल्ला, तो जो पीसीटी रहती है उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, और सोडियम आयन, इनको एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है ना। तो यहाँ पे अपना बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? जनक उल्ला ट्रिक से आप याद रख सकते हो, जनक उल्ला। तो इस ट्रिक से ग्लूकोज, सोडियम, है ना, पोटेशियम, वाइटामिन्स, कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और अमाइनो एसिड। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनको पीसीटी के थ्रू एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब एटीपी यूज आती है। 161 की बात करें तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी बतानी है। तो जब अपन कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हैं तो कॉर्टेक्स रीजन में 300 मिलीमोस्मोल जो होता है ऑस्मोलरिटी, और जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं वहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। 162 की अपन बात करते हैं। तो 162 का अपन देखें तो इसमें लिख रखा है, इफ हेलेज लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। तो आपको पता होगा जो किसी भी नेफ्रॉन का पीसीटी और हेनले का लूप होते हैं वो दोनों मिला के लगभग मैक्सिमम वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। लगभग 80% या उससे भी ज़्यादा वाटर जो है वो पीसीटी और हेनले लूप दोनों मिला करके एब्जॉर्ब करते हैं। यदि हेनले का लूप ही हटा दें अपन तो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जो यूरिन होगा वो मोर डाइल्यूटेड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सर्कुलेशन में। जो जीएफ होता है, ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेट, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके सर्कुलेशन में नहीं डाला जाएगा, तो जो जीएफ होगा वो मोर डाइल्यूटेड होगा और यूरिन के फॉर्म में जो जाएगा या कन्वर्ट होगा यूरिन में, तो उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और वो मोर डाइल्यूटेड होगा। क्लियर? 163 की बात करते हैं तो यहाँ पे CO2, अपना लंग जो है वो कितना CO2 बाहर निकालता है। तो इसको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। जनरली जितना अपना टाइडल वॉल्यूम होता है, जितना अपन सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसमें CO2 का अमाउंट होता है। तो बहुत सी बुक्स में आपको 500 ml जो है वो पर मिनट ऐसा आंसर दिया हुआ होगा, लेकिन इसमें CO2 का अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो CO2 जब अपन कोई सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन होती है और कुछ अमाउंट में CO2 होती है कि नहीं होती? तो जो अपना आंसर होगा वो 500 से कम ही होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 200 ml, 200 ml पर मिनट। अच्छा, पर डे की बात करते हैं तो पर डे से आप कैलकुलेट करोगे तो 288 लीटर पर डे अपन CO2 क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। तो 288 लीटर पर डे और 200 ml पर मिनट दोनों सही है, और बी और सी वाला ऑप्शन गिवन है, तो अपन डी करेंगे। आंसर क्या होगा अपना? डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? तो एक आप आइडिया लगा सकते हो यदि आपको नहीं पता है तो। अपना टाइडल वॉल्यूम जो रहता है वो 500 ml रहता है पर मिनट, और जो अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं नॉर्मली, और उसमें ऑक्सीजन और CO2 दोनों अमाउंट में होते हैं। जब अपन सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 की कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 500 से कम ही रहेगी वो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी तो होती है। 164 की अपन बात करते हैं। 164 बोल रहा है कि द करेक्टरिस्टिक कॉमन टू यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, तो ये अपने को पता करना है। तो इन स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट गिवन है, तो इनमें तीनों में कॉमन क्या है इन तीनों के लिए, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के लिए? दीज आर नाइट्रोजिनस वेस्ट, यस ये राइट है। दे ऑल नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रेशन, नहीं। देखो, अमोनिया को ज़्यादा चाहिए, यूरिया को उससे कम चाहिए, और यूरिक एसिड को तो चाहिए भी नहीं, इसलिए तीनों को लार्ज अमाउंट नहीं चाहिए, ये मैंने बता दिया। फर्स्ट सबसे ज़्यादा इसको चाहिए, फिर इससे कम इसको चाहिए, और थर्ड सबसे कम इसको चाहिए। क्लियर? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और दीज आर ऑल इक्वली टॉक्सिक, नहीं। ठीक है ना, अमोनिया मोर टॉक्सिक होती है, और यूरिया उससे कम और यूरिक एसिड उससे भी कम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट आंसर जो है वो राइट है, 164 का बी। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
द फोर स्ट्रक्चर्स लिस्टेड आर पार्ट इन द ह्यूमन एग। अब आपको बताना है, इसका सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले क्या आती है, तो सबसे पहले किडनी आती है, उसके बाद में ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद में यूरेटर आती है, फिर यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर आता है, और उसके बाद में जो यूरिथ्रा, जो मतलब मूत्रमार्ग जो इसको बोलते हैं, ये आता है। तो जो आंसर है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, बी आंसर हो जाएगा भैया इसका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब अपन 166 की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपने को इन सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और उसके बाद में अपने को बताना है कि कौन सा राइट। ट्राइसोमी कंडीशन अराइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल गैमेट इन मेल ओनली। ठीक है, तो ये तो गलत है। ये जो ट्राइसोमी कंडीशन आती है ना, ट्राइसोमी कंडीशन मतलब कोई भी क्रोमोसोम जो है वो 3 बार आ जाता है ना, जनरली 2 बार होता है। जैसे ट्राइसोमी हुई थी 21वें क्रोमोसोम की, 21, 21, 21। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से। एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन तो किसी में भी हो सकता है, मेल में हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है ना। तो सिर्फ मेल के अंदर ओनली मेल, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर्सन विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर स्टाइल मेल विद ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड सम फीमेल कैरेक्टर। तो ये आपको पता ही है कि ये 44+XX Y वाली कंडीशन होती है। तो इसमें मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर है ना, तो आपको पता ही है। तो लिखा है टर्नर सिंड्रोम अराइजेज ड्यू टू मोनोसोमी। तो ये आपको पता है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स ओ कंडीशन होती है या X0 कंडीशन नल कंडीशन होती है, तो मोनोसोमी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखें। तो ऑप्शन देखें तो बी ओ सी तो सही है और ए क्या है, गलत है। तो आपको चूज करना है, इसमें दे रखा है ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, गलत है। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, नहीं। बोथ द स्टेटमेंट बी एंड सी आर इनकरेक्ट, नहीं वो करेक्ट है। और ओनली स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, बस डी आंसर अपने को सही लग रहा है। डी करेंगे 166 का डी। 167 की यदि अपन बात करते हैं, तो 167 में करेक्ट द चूज द करेक्ट मैच, ये अपने को बताना है। करेक्ट क्या है, 44+X0 रूडिमेंट्री ओवरी, सही है। टर्नर सिंड्रोम के बारे में ये। ब्रेस्ट डेवलप गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44+XXY। यदि 45+XX है मेंटल रिटार्डनेस, ये आपको पता ही है, डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है। 45 की यहाँ पे हो रही है, यानी एक ऑटोसोम क्या होता है, रिपीट हो जाता है। तो 21, 21, 21 वाली डाउनर सिंड्रोम, वहाँ पे मेंटल रिटार्डनेस होती है। तो ऑल सही है, ऑल आर राइट। फोर्थ आंसर। 168 की बात करनी है अपने को, और अपने को यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन है, तो इतना क्लियर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे। सेलेक्ट आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आई ए जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग ए। अच्छा, अब यहाँ पे चूज करना है ए क्या होगा। जीनोटाइप ये वाला ए जो है, ए तभी होगा जब आई ए हो। तो ए की जगह पे क्या आएगा, आई ए। तो उसके बाद में बी जो है, इसमें आई ओ जब मिलते हैं तो जीनोटाइप बनता है आई ओ, और ए डोमिनेंट होता है ओ पे, तो बी की जगह पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, ए। तो जीनोटाइप क्या आएगा, बी की जगह पे ए। तो उसके बाद में सी अपने को चूज करना है। तो सी अपने आई बी और आई जब आता है, तो आई बी आई ए होता है, तभी तो ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। सी अपने पास में आई बी, ठीक है। और फिर डी जो है, उसमें लिखा है डी, इतना क्लियर दिख तो नहीं रहा है, फिर भी ये आई बी है और आई ओ है, आई बी आई ई है, तो डी अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ओ रिसेसिव होता है और बी डोमिनेंट रहता है। तो अपना जो डी है वो बी हो जाएगा। तो आई ए बी जो होगा ए हो जाएगा, और ये फिर बी ए हो जाएगा, या ए बी कर दो, और बी जो है वो हो जाएगा
हाँ, डी जो होगा वो बी होगा, तो अपना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे अपने को दे रखा है इन द गिवन गिवन फिगर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड रिलेटेड डिजीज। तो अपने को ये बताना है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे पहले क्रोमोसोम ये था, अ, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो गए यहाँ से। तो यहाँ टर्मिनल डिलीशन देखने को मिले, डिलीट हो गई। ठीक है? यहाँ से फर्स्ट और सेकंड क्रोमोसोम की लिंक पे जो फर्स्ट और सेकंड था वो वहाँ से हट गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनल टर्मिनल पोजीशन पर डिलीट हुआ है, तो इसको टर्मिनल डिलीशन की कैसे कैटेगरी में रखेंगे। और जनरली ये जो क्राइडुचैट डिजीज होती है जिसमें फिफ्थ क्रोमोसोम पे ये देखने को मिलती है, टर्मिनल डिलीशन हो जाता है, वो उसमें ये देखने को मिलती है। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा बी, टर्मिनल डिलीशन क्राइडुचैट। ठीक है? नेक्स्ट 170 की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आप देखोगे तो यहाँ पे आ, जो पहली कंडीशन होती है 3 to 5 में, तो यहाँ पे CAC वाला होता है। फिर जब इसका जो बनता है 5 वाले पे, तो C का अपोजिट क्या आ जाएगा, G। A की जगह T और C की जगह G, तो GTG आ जाएगा। तो X और Y तो CAC और GTG आ गया। उसके बाद Z पे क्या आता है, वेलिन, नॉर्मल कंडीशन है ना, वेलिन आता है वहाँ पे। तो जो ये है वो आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये एनसीईआरटी का है, आप चेक भी कर सकते हो एनसीईआरटी से। अब 171 की बात करते हैं। तो इसने पूछा है कि गिवन पेडिग्री जो है शो दैट अ ट्रेट इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो एक भी यदि यहाँ पे ट्रेट डोमिनेंट कंडीशन में आ गया, यानी ऑटोसोमल है, तो या तो ये या फिर ये और ये, इन दोनों कंडीशन में डिजीज हो जाएगा। नॉर्मली बस ए और ए वाली कंडीशन में डिजीज नहीं होगा। क्लियर? तो व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ मदर एंड फादर। देखो मदर यहाँ पे डिजीज है, तो यहाँ पे या तो ए या फिर ए और ए होगा, और फादर डिजीज नहीं है तो यहाँ पे स्मॉल ए होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कुछ यहाँ पे मेल जो है वो डिजीज नहीं है और कुछ है। क्लियर? तो यहाँ पे जो कंडीशन है ए वाली नहीं हो सकती, क्योंकि ए वाली होती तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हर ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलती और वो डिजीज हो जाती। तो यहाँ पे कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो जो फादर है, जो मदर है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और जो फादर है वो रिसेसिव है ऑटोसोम के लिए। तो कैपिटल है स्मॉल है, और फादर जो होगा वो ए है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना। 172 की यदि अपन बात करें तो मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में। तो करो, एक्स वाई जो है वो किस में होता है, ग्रास ऊपर में देखने को मिल सकता है। क्लियर? एक्स और XY जो है वो अपने को फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रास ऊपर में एक्सओ कंडीशन, X0 कंडीशन होती है। ठीक है? तो इसका फोर्थ हो जाएगा एक्स, ये देखो दे दिया X0 कंडीशन है वो ग्रास ऊपर में होती है, तो इसका क्या होगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड। और ZW ZZ जो होती है वो बर्ड्स के अंदर होती है, तो सेकंड हो जाएगा। और Z जो है वो बटरफ्लाई के अंदर है, तो फर्स्ट हो जाएगा। फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 173 की यदि अपन बात करते हैं तो दे रखा है, अब एक एक्सरे किया गया लोअर एब्डोमेन का, जहाँ पे शेडो देखने को मिल रही है यूरेटर रीजन पे, और यूरेटिक कैलकुलस वहाँ पे देखने को मिला, पतली देखने को मिल रही है यूरेटर पे। तो क्या हो सकता है वहाँ पे, क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो कहीं पे भी यदि स्टोन आती है तो वो उस पैसेज को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या देखने को मिलता है, उस कंडीशन में अपने को एक तो एन यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है? और दूसरी कंडीशन होती है हिमेट यूरिया। क्यों? क्योंकि यदि वहाँ पे स्टोन बनने की वजह से
कोई हेमरेज जनरेट हुआ है तो वो जो इंटैक्ट आरबीसी जो होगी वो यूरिन के अंदर आने लग जाएगी। तो वो चीज़ है। तो एक तो एन यूरिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, यूरिन नहीं आएगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, और वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, हेमरेजेस बनेंगे, तो हिमेट यूरिया की भी कंडीशन देखने को मिलेगी। बी आंसर इसका हो जाएगा। 174 दे रखा है कि व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड। आपको पता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर का क्या काम है। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए स्ट्रेच रिसेप्टर जो है सीएनएस को और एएनएस को इंफॉर्मेशन देता है, इम्पल्स भेजता है, ताकि बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो और जो इंस्फिक्टर है वो रिलैक्स हो और यूरिनेशन वाली प्रोसेस है। जब अपन स्ट्रेस रिसेप्टर ही हटा देंगे तो किडनी तो कंटिन्यू ब्लड यूरिन बनाती रहेगी, फॉर्मेशन होता रहेगा, यूरिन आता रहेगा और ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता रहेगा। क्लियर। लेकिन स्ट्रेस रिसेप्टर नहीं होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर फुल होने के बावजूद इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं जाएगी और यूरिनेशन नहीं होगा, तो मिच्यूरेशन वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नो मिच्यूरेशन एट ऑल। क्लियर। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एक्टिवली सिक्रेटेड किए जाते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, इसलिए वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 175 का थर्ड। 176 की यदि बात करते हैं तो व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो एक किडनी खराब हो जाए तो जो बंदा है वो सेकंड यानी अपनी दूसरी किडनी पे सर्वाइव आराम से कर सकता है, पूरी लाइफ निकाल सकता है। थोड़े से प्रिकॉशन रखने होते हैं। तो द पर्सन विल सर्वाइव एंड रिमेन नॉर्मल। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। 177 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाइलम में कौन कौन सी होती है वो बतानी है। तो ए दे रखा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में सेकंड, ठीक है, यानी वहाँ पे आपको सोलेनोसाइट्स देखने को मिलती है। फिर अपन निमेटोड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलता है। एनेलिड की बात करते हैं तो वहाँ पे नेफ्रीडिया देखने को मिलता है, और सिलेंट्रेट में बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, यानी क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर। 178 की बात करें तो लिख रखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले लिख रखा है माइसेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज है, बात सही है। विच इनिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, नहीं। वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं वहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, इसलिए माइस्थेनिया ग्रेविस होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ सोडियम ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नहीं, कैल्शियम नहीं होता, सोडियम मोनोयूरेट के क्रिस्टल वहाँ पे, जो कि प्यूरिन डिफॉल्टिव मैकेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म होती है उसकी वजह से होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ होता है, कैल्शियम डिपोजिशन डिपोजिशन से नहीं होता। थर्ड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, नहीं, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स नहीं होता, वो भी एज रिलेटेड नहीं है, ये जेनेटिक या फिर जीन से रिलेटेड है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, डिस्ट्रॉफी मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है ना, कि वास्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल वास्टिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये भी गलत है। और लास्ट है ओस्टियोपोरोसिस डिक्रीजेस इन बोन मास एंड हायर चेंजेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांटेज। हाँ, आपने देखा होगा ओस्टियोपोरोसिस जो है वो बोन मास कम हो जाता है, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, बोन स्पॉन्जी होने लग जाती है क्योंकि वहाँ से कैल्शियम वगैरह बाहर निकलने लगता है। ठीक है। तो ये आंसर जो है वो ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है। ओके। 179 की बात करें तो लिख रखा है द एच जोन इज इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट, एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि एच जोन क्या था? एक गैप था जहाँ पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट थे, एक्टिन फिलामेंट नहीं थे। ठीक है। तो जो थर्ड है लिख रखा है द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन इन द ए बैंड। तो ये अपन ने जब देखा था, जैसे ये एक मसल
सार्कोमियर का डायग्राम है, और ये दो जेड लाइन हो गई, और यहाँ पे बीच में ये मायोसिन है, ये दो मायोसिन है, और यहाँ पे ये एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, और यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, और यहाँ पे एक्टिन। तो जहाँ पे एक्टिन नहीं है, सिर्फ जहाँ पे क्या है, मायोसिन है, मतलब ये वाला जो रीजन है, ये इतना रीजन, ये वाला रीजन तो क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, एसेंस जोन, एच जोन। ये जेड लाइन है, ये भी क्या है, जेड लाइन है, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट। तो जहाँ पे मायोसिन हो, एक्टिन ओवरलैप नहीं कर रहे हो, वो रीजन एच जोन होता है। तो थर्ड आंसर। और लास्ट जो है वो ये है कि EDTA इंजेक्टेड इनटू मसल कंबाइन विद कैल्शियम एंड। तो जब मसल्स के अंदर EDTA इंजेक्ट करेंगे तो EDTA क्या होता है, कैल्शियम को, कैल्शियम किलेटिंग एजेंट होता है, कैल्शियम को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। तो कैल्शियम नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। तो स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा उस समय। ये आंसर है। इसी के साथ में आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।